मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस प्रक्रिया की जो पुलिस और प्रशासन इन दोनों के साथ शासन को भी कटघरे में खड़ा करता है। एक व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हों, इसके बावजूद भी उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल जाए और फिर उन आपराधिक प्रकरणों के पंजीबद्ध रहते, उनके जीवित रहते रिवॉल्वर का लाइसेंस हर साल रिन्यू भी होता चला जाए, नवीनीकरण उसका होता चला जाए, तो फिर समझ में आता है कि रिवॉल्वर का लाइसेंसधारी पुलिस प्रशासन और शासन में बैठे वो कारिंदे जो लाइसेंस के निर्माण में, उसके नवीनीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे सब शक के दायरे में हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोकनगर जिला अंतर्गत मुंगावली तहसील के ओंडेर गांव की। यहां एक अरविंद शर्मा हैं। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी तक मैंने अशोकनगर जिले की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले आपको सुनाए हैं, वो सारे आरोपी इन घोटालों के एक ही परिवार के हैं, एक ही कुटुंब के हैं। अब ये कुटुंब कितना वर्चस्वशाली, कितना शासन में इसकी धाक होगी, ये इससे मालूम चल जाता है कि इन पे, ये सब पे संगीन आरोप हैं, भ्रष्टाचार के, कालाबाजारी के, और ये अब लाइसेंस वाला मामला आ गया। लेकिन मजे की बात है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सबका पुरुषार्थ निस्तेज हो जाता है इनके सामने। क्यों? इनके तार ऊपर तक, ऐसा इनका दावा है। तो अब आज के उस पे आते हैं। आज का मामला अरविंद शर्मा को लेकर। अरविंद शर्मा सहायक समिति प्रबंधक हैं ओंडेर में। ओंडेर कहाँ है? ये तहसील मुंगावली और जिला अशोकनगर। ये यहाँ सहायक समिति प्रबंधक हैं। इनके पास एक लाइसेंस है रिवॉल्वर का, ये इनको मिला 2019 में, और बताया जाता है ये ऑल इंडिया परमिट रिवॉल्वर है। ये बहुत बड़ी बात है। जिनके नाम ये लाइसेंस जारी हुआ है अरविंद शर्मा के नाम, इन अरविंद के नाम 2010 में और 2015 में ऑलरेडी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके थे। यानी 2019 में लाइसेंस मिला है, इससे 9 साल पहले एक प्रकरण और इससे 4 साल पहले एक प्रकरण पुलिस थानों में पंजीबद्ध थे, ये 2 प्रकरण। इसके बाद भी 2019 में इनको लाइसेंस मिल गया। पहला मामला, इन 2 में से एक मामला लेते हैं। इसमें है अरविंद शर्मा ने एक फर्जी सहकारी समिति का निर्माण किया। इस समिति का नाम था सावित्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अशोकनगर। आरोप है कि इस समिति के निर्माण में आरोपी अरविंद शर्मा ने 300 फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। यानी इसने 300 फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार किए इस समिति के गठन के लिए। लेकिन जब जांच हुई तो ये मामला फर्जी पाया गया, ये दस्तावेज फर्जी पाए गए, आरोप सही पाए गए, तो फिर इस समिति का पंजीयन निरस्त हो गया। और जब निरस्त हो गया तो इसकी एफआईआर भी पुलिस थाने में पंजीबद्ध हो गई। मतलब अपराध साबित भी हो गया, और अपराध साबित होने पर जांच में पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध हो गया। अब आते हैं एक और मामले पे। ये एक और मामला क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत इन पर कालाबाजारी का भी आरोप है। ये मामला भी पूर्व से पुलिस थाने में दर्ज है और इसमें फरियादी मध्य प्रदेश शासन का खाद्य आपूर्ति विभाग है। अब देखिए मजे की बात इसमें कि एक और तो फरियादी आम आदमी होता है, तो एक आप बहाना कर सकते हैं कि इंटेंशन रहा होगा, लेकिन यहाँ खाद्य आपूर्ति विभाग इसमें फरियादी है, उसका अधिकारी बाकायदा फरियादी बना है और इसके खिलाफ, अरविंद शर्मा के खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद आरोपी को लाइसेंस का रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी होना, ये बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि कोई भी रिवॉल्वर का लाइसेंस जब जारी होता है तो आवेदन के साथ ही जब प्रक्रिया जैसे इसकी शुरू होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन प्राथमिकता से लिया जाता है। उस जिले के एसपी से, संबंधित व्यक्ति के निवास क्षेत्र वाले थाने से, बड़ी बारीक प्रक्रिया, और रिवॉल्वर में तो बहुत बारीक होती है। एक बार बंदूकें हैं, 2 नाली हैं, 1 नाली है, इनमें एक बार थोड़ी प्रक्रिया सहज है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये छोटा आर्म्स है, ये कहीं भी
ठूंस लिया जाता है और इससे कोई भी वारदात इससे अंजाम दी जा सकती है लाइसेंसधारी द्वारा। इसलिए इसका बड़ा गहन इसका वेरिफिकेशन होता है पुलिस का। लेकिन आश्चर्य है कि ये सब हो गया तो पुलिस के वेरिफिकेशन के बगैर तो नहीं हुआ होगा, ये तो बहुत क्लियर है। और हुआ ही है तो इसमें वो सब पुलिस के लोग दोषी हैं जिनने वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटी की है। क्योंकि जिले में तो मामला है, एक नहीं है, दो हैं, इससे अधिक भी हैं, वो भी बाद में आता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब लाइसेंस जारी हो गया तो ये पहली भूल थी, पहली चूक थी, किसकी? पुलिस की, प्रशासन की और शासन की। क्योंकि लाइसेंस जो है इधर आ जाता है गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में रिवाल्वर का। लेकिन हद तब हुई जब इसके नवीनीकरण की बात आई। अब ये तो अपन सभी जानते हैं, जब कोई हथियार इशू होता है तो उसको हर साल फिर उसका नवीनीकरण कराना होता है लाइसेंस का। इससे क्या होता है, एक फौरी जांच भी होती रहती है, इसका उपयोग तो नहीं हुआ, कितने कारतूस जारी हुए थे, कितने जीवित हैं, कोई चला तो नहीं है, इससे कोई घटना कालित तो नहीं हुई। तो नवीनीकरण के नाते ये सब कुछ होता रहता है। इस बीच लाइसेंसधारी के खिलाफ कोई पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध तो नहीं हो गया। तो अब जो 19 में मिला और 2023 चल रहा है, तो इसका मतलब 20, 21, 22, 23 4 साल में 4 बार नवीनीकरण तो इसका हुआ होगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि जब 4 बार फिर नवीनीकरण हुआ तो 100% पुलिस का फिर वेरिफिकेशन हुआ होगा और पुलिस ने अपना अभिमत दिया होगा, उसके बाद ही नवीनीकरण संभव हो पाता है। लेकिन आश्चर्य है कि 4 बार ये लाइसेंस जो है रिन्यू हो चुका है। अब कैसे हुआ, क्या आवेदक ने फर्जी एफिडेविट लगाया, इस बारे में गहन जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला रिवाल्वर के लाइसेंस का है। अब सवाल ये आता है कि एक तो एक से अधिक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो गए, तब भी लाइसेंस मिल गया। उसके बाद और गलती पे गलती क्या हुई कि रिन्यूअल होता गया लगातार 4 साल, और फिर भी वो अपराध ध्यान नहीं आया पुलिस को। ये संभव कैसे है? लेकिन हो रहा है। 2023 तक रिवाल्वर लाइसेंसधारी के पास है। इसके आगे चलते हैं। अब लाइसेंस बन गया, रिन्यूअल हो गया, इसके बाद अब ताज़ी घटनाओं पर आती हैं। ताज़ी घटना क्या है? थाना देहात अशोकनगर का, यहाँ एक मामला पहुंचा है टीआई साहब के पास, और उसका ठीक से निराकरण ना होने पर यह मामला एसपी अशोकनगर तक पहुंचा। मामला क्या है? एक पत्रकार साथी हैं वीरेंद्र ओझा, ये अशोकनगर में रहते हैं। इनका आरोप है, लिखित आरोप है, और ऐसा नहीं है कि लिखित आरोप है, वीरेंद्र ओझा पर रात को 10:30 बजे हमला किया गया। इनके सीने पर रिवाल्वर अड़ाई गई और हत्या की धमकी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ये आरोपी के खिलाफ खबरें छापते रहते हैं। इनने खबरें छापी हैं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी किया है, तो इन्होंने लिखित दी है। अब हुआ क्या है इसमें फरियादी पक्ष का कहना है कि पुलिस ने पता नहीं कहां से एक ऐसा गवाह खड़ा कर लिया है जो ना तो मौके पे था और ना ही मौके पर उसका होना संभव बनता है। अब देखते हैं एसडीओपी साहब क्या देते हैं। लेकिन मामला कुल मिला से इतना सा है कि ये सब होने के बाद एक और प्रकरण मेरे ध्यान में आया है कि शायद 5-6 पत्रकारों का ग्रुप, ये कोऑपरेटिव अधिकारी, ये मेरे ख्याल से जिला स्तर पे सहायक पंजीयक बैठते होंगे, वहाँ भी अरविंद ने पत्रकारों से बदतमीजी की है, उसकी शिकायत भी है। लेकिन जैसा कि उसमें पता पड़ा, अरविंद का एक जातीय भाई, शायद उनका रिश्तेदार बताया जाता है, पुलिस ने उसमें उसको गवाह बना लिया, जबकि फरियादी कह रहे हैं कि ये तो घटनास्थल पर था ही नहीं, और उसको गवाह बना के ये तय कर दिया कि घटना हुई नहीं। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं, इससे पुलिस प्रशासन और शासन की छवि खराब होती है। और एक व्यक्ति ये जो भाई इसमें कोई दोषी हो या ना हो, पुलिस लापरवाह हो सकती है कि वो आपराधिक मामले पकड़ ही नहीं पाई, तो लाइसेंस जारी हो गया।
फिर नहीं पकड़ पाई 4 बार, तो 4 बार लाइसेंस रिन्यू हो गया। लेकिन अरविंद शर्मा तो जानता है कि मेरे खिलाफ पूर्व से ही 2 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं और उसने एफिडेविट दिया होगा, तभी ये संभव हो पाया कि मेरे खिलाफ कोई मामला पंजीबद्ध नहीं है। और यदि एफिडेविट दिया है और फिर इसने लाइसेंस लिया है तो ये भी अपराध है। तो कुल मिला के इस मामले की गहन छानबीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो इस पिस्तौल, इस रिवॉल्वर के माध्यम से कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी वारदात घटित होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। क्योंकि ये जो मामले हैं वो ये तो शो करते हैं कि इन प्रकरणों के मुताबिक जो अरविंद शर्मा है वो विवादास्पद तो है। अब वो दोषी है नहीं दोषी है ये मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि मामला न्यायालय में है, लेकिन जब मामले में शासन का विभाग का अधिकारी फरियादी बन जाए तो फिर वजनदारी बनती है कि ये मामला किसी शत्रु द्वारा इंटेंशन बना के दर्ज नहीं किया गया है। और पहला भी वो तो है ही है, उसमें भी जांच हो गई कि फर्जी समिति, फर्जी दस्तावेज, समिति का पंजीकरण निरस्त, उसके बाद FIR। अब उसमें फरियादी शायद कोई व्यक्ति है, इसलिए मैं फरियादी का नाम एकदम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन इन सबके बावजूद भी रिवॉल्वर का एक ऐसी व्यक्ति के पास बना रहना जो आपराधिक प्रकरणों को लेकर विवादास्पद तो है और प्रकरण पंजीबद्ध हैं, तो लाइसेंस रिन्यू होना सहज प्रक्रिया तो नहीं है, ये निर्विवाद प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो लोग भी पुलिस के, प्रशासन के और ऊपर शासन के दोषी हैं उनके खिलाफ बहुत गंभीर जांच की आवश्यकता है। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को यहीं विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।